नमस्कार। अभी आपने पार्ट 2 मेरे संग की औरतें लेखिका मृदुला गर्ग, पहला पार्ट आपने पढ़ा था कि जिसमें दादी सो रही थी, अचानक एक चोर आ गया। लेकिन चोर को उन्होंने बुलाया कि जाओ जाके पानी ले आओ, वो भी धोखे ले आना। बेचारा चोर डर के मारे पानी लेकर आया। दादी ने आधा पानी स्वयं पिया और उसे पिलाया और फिर बोली कि अब मैं माँ हो गई, अब तू बेटा हो गया। तो पहरेदार ने उसे दबोचा, लेकिन माँ ने कहा कि बेटा किस लायक रह गया होगा, तो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगो। उसने पहरेदार से न छुड़वा दिया और कहा कि चोरी न करके हमारे यहाँ खेती करो। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानो बूढ़ा लगा, डरा डरा हैरान था। अर्थात लेखिका कहती है कि जब मैंने उसे देखा तो वो बूढ़ा हो चुका था और सहमा हुआ डरा हुआ लगातार खेती का काम कर रहा था। अब उससे आगे कथा है। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उतरी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमांचित हुए। अर्थात एक तरफ माँ के स्वतंत्र विचार थे, दूसरी तरफ जो मेरी दादी थी उनके कारण में आज़ादी की लड़ाई में खड़ गए। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, यह कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र थे, उनसे ज़्यादा नाना थे। इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते थे, चुप्पी साध गई। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा, उस समय में इस प्रकार हो। मेरी उम्र तब 9 वर्ष की थी। इतनी छोटी नहीं थी कि गुड़िया से बहती और इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी ने मुझे बर्दाश्त का राम जो उपन्यास पकड़ा दिया। किताबें पढ़ने का मुझे शौक था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में सो चुकी थी, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई काम पकड़ूं। अर्थात वो किताब मुझे इतनी अच्छी लगी कि उसको पढ़ते पढ़ते मैं रोना भूल चुकी या अन्य काम करना भी भूल चुकी और उस किताब के पढ़ने में मस्त हो गई। तब मेरी समझ में नहीं आया कि किताब कितनी समझ में आई। वह अब तक नहीं जानती थी, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढ-बड्ढ हो गए। यानी किताब को उन्हें कई बार पढ़ा तो उन्हें ये भी ध्यान रखा ये पाठ इसका है और ये पाठ इसका, यानी पूरी उन्हें रट चुकी थी। कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। यानी उसमें दिखाया गया था कि अंग्रेज बच्चों के प्रति कितना अनाचार कर रहे हैं, उन्हें पढ़ाई के लिए बाधित कर रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे, उनको ठीक से खाना और वस्त्र भी प्राप्त नहीं हो रहे। ये पढ़कर मुझे ज्ञात हो गया कि मेरे बच्चों की दशा क्या है, मेरे देश के बच्चे किस प्रकार रह रहे थे। जो लगभग कंठस्थ हो गया, यानी वो पाठ तो मुझे जैसे मेरे स्मरण शक्ति में बैठ गया, उसे मैं भूल नहीं सकती थी। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। अर्थात जब भी मैंने लिखा तो उन बातों के बारे में अवश्य लिखा, ये मेरे लेखन को प्रभावित कर दिया था।
कैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक, नहीं वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां व कट गुलाब उपन्यास के कई अंश मैंने इसी पर लिखे। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं। अर्थात माँ ने जो मांगा था कि मुझे लड़की दो, तो माँ की मन्नत के कारण मेरी तीनों बहनों को ये हीन भावना कभी उत्पन्न नहीं हुई कि मैं लड़की हूँ और ये कार्य नहीं कर सकती। अर्थात सब कार्य करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। रानी बाहर का मंजुल लेख का अवतार हुआ। मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। यानी मैंने अपना जैनी नाम छोड़ दिया और भगत नाम से लिखने लगा। दूसरे नंबर पर मैं थी घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, तो बतौर लेख का नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मनु भंडारी का हवाला देते हुए हमने पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पौंगापंथी घर घुसू क्यों, अर्थात आप क्यों पुरानी रिवाजों पाते हो, आगे बढ़ो क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है। नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम न बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। अर्थात नाम न बदलने से मेरे व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चाहे नाम वही रहता चाहे दूसरे रहता, इस पर कोई असर मेरे ऊपर नहीं पड़ा। पूछने को तो पिताजी से लोग भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी को 2-2 नाम रखोगे? बोले 5 बेटियां थी, उनके नाम ही काफी थे, लेकिन आपने उन सभी के 2-2 नाम रख दिए। इस प्रकार आपकी 10 बेटियां ज्ञात हो गई। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का है चित्रा। यानी जो मेरी छोटी बहन थी, घर का नाम था उसकी गौरी और बाहर का नाम था चित्रा। वह नहीं लिखती, अर्थात वो लेख कर नहीं बनी। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी चाहिए। अर्थात जब सभी लेख का बन जाएंगे तो पढ़ने वाला कौन बचेगा, इसलिए मैं लिख नहीं रही, मैं केवल पाठक हूँ और उनके ग्रंथों को पढ़ूंगी। खैर, उसके बाद जब 4वीं 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिता ने इतनी बार जवानी की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा। अर्थात पिताजी लड़कियों के बारे में कि आप 2-2 नाम रखते हैं, इसके बारे में सुनते सुनते थक गए थे। इसके पश्चात जो मेरी बहनें हुई उनका उन्होंने एक ही नाम रखा। अर्थात वो समाज से तंग आ चुके थे और उनके जवाबदेही के कारण उन्होंने अपनी अगली वाली पुत्रियों का नाम एक ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची। अर्थात जो बीच की बहनें थी वो लेखन कार्य से बची रही, उन्होंने लिखना प्रारंभ नहीं किया। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है। अर्थात हम लोग लेखन कार्य हिंदी भाषा में करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उसका लेखन कार्य अंग्रेजी में प्रारंभ हुआ। पर राजू फिर हिंदी के हवाले, यानी जो भाई था उसने हिंदी में ही लिखना प्रारंभ किया। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है, यानी 4 बहनें हम लोग लिखती हैं और जो हमारे खानदानी हैं वो हमारे लिखे लेख को पढ़ते हैं। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस सत्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा। अर्थात ससुराल वाले मेरे ग्रंथों को पढ़ना उचित नहीं समझते। उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता था। अर्थात घर के भीतर कभी भी हिंदी भाषा के बारे में मुझे आलोचना नहीं सुननी पड़ी। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन
धरती पर आई, अर्थात जो मेरी परदादी ने भगवान से मन्नत मानी थी, जिसके कारण उनका अवतरण पृथ्वी पर हुआ था, उनके बारे में बताती हूँ। और लेखक नहीं बनी, वो जो आई थी उन्होंने लेख का बनना स्वीकार नहीं किया। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज़्यादा समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजू से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेख का बहना समझ, अर्थात मैं कुछ ही लिखती थी और लिखने में अपना ज़्यादा समय व्यतीत करती थी, तो मेरी बहनें उससे ज़्यादा लिखना प्रारंभ करती थी, अर्थात उनका समय भी इसी लेखन कार्य में व्यतीत हो जाता था। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे पर लेने जाती, तो रेणु उसमें बैठने से इनकार करती। अर्थात कभी एक बहन को लेने जाती, दूसरी बहन को उसी गाड़ी से लेती, तो उसे उस गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी। क्यों? उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का था। उसका मतलब था कि गाड़ी में बैठकर जाना ये अपने आप को सामंत या राजशाही प्रदर्शित करना था, जो मुझे पसंद नहीं है। इस कारण मैं गाड़ी पर न जाऊंगी बल्कि पैदल ही जाऊंगी। तो जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़का भी, और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का, अर्थात खुद खाकर रसोई को भी जल्दी खिला देती और जल्दी फुर्सत होकर अपने लेखन कार्य प्रारंभ करती थी। माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती, पर पिताजी काफी खोदते भूनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली जा रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तर रहा था। अर्थात अचला गाड़ी में बैठकर घर आती थी और रेणु पैदल चलकर धूप के कारण पसीने से लथपथ होकर उसके पीछे आती थी। तो खरामा खरामा यानी धीरे धीरे बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा दिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। अर्थात चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया का एक पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवा लिया था, जो कि मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति उन्हें वो चित्र दे दिया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ ही उसे इम्तिहान देने से भी पहले, अच्छा गाड़ी में बैठकर तो जाना पसंद था, लेकिन इम्तिहान उसे कठिन लगता था, उसे देना पसंद नहीं करती थी। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर दिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गया। अर्थात अन्य परीक्षाओं को तो उसने उत्तीर्ण कर दिया, लेकिन बीए की बारी जब आई तो उसने उसे देने से मना कर दिया। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी, और वो अपने माता पिता से पूछे कि बीए करना क्यों आवश्यक है, ये पहले मुझे बताओ, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ बीए करने से कोई फायदा है, तब तो मैं इम्तिहान दूंगी, वरना नहीं दूंगी। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे। उन्होंने कहा यदि बीए कर लोगी तो कहीं जाकर नौकरी कर लोगी, जिससे कुछ आमदनी आप कर सकते हो। दूसरी शादी भी अच्छी जगह होगी और समाज में बीए होने के कारण तुम्हें इज्जत भी प्राप्त होगी, तो वगैरह वगैरह ऐसा कोई उन्होंने समझाया। लेकिन उसे कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा। इनमें से कोई तर्क पर उसे विश्वास नहीं हुआ, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा। कहा बीए करो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। जब ज्यादा कहा तो ठीक है, उसने इम्तिहान में बैठना स्वीकार किया, लेकिन अच्छे नंबरों से पास नहीं हुई, बल्कि हर डिवीजन ही उत्तीर्ण हुई। अर्थात पिताजी को संतोष दिलाने के लिए उसने परीक्षा दी। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे,
यानी सच बोलने में चाहे कड़वा लगे, लेकिन वह हमेशा सभी के सामने सत्य कहती है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, यानी जब वो सच बात कहती है तो लोग समझते हैं कि कहीं वो मजाक तो नहीं कर रही, इसलिए बिना मेहनत वाले लोगों को हंसाए रखते, अर्थात बिना मेहनत किए उसकी बातों को सुनकर लोग हंस लेते थे, यही उसके लिए काफी था। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। बताइए, कोई इत्र से नहाता है, लेकिन फिर भी उसकी बात को सुनकर सभी लोग प्रसन्न हो जाते थे। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। यानी उसे पढ़ना पसंद नहीं था, लेकिन पढ़ाना पसंद था, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और शागिर्दों की ज्यादा आती थी। अर्थात उसके अंक तो कम आते थे, लेकिन उससे पढ़ने वालों के अंक उससे ज्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। अर्थात उसने अब गुणों से युक्त लड़के को पाकर स्वयं ही निर्णय ले लिया कि मैं शादी उसी से करूंगी। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। अर्थात जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी, तो माता पिता ही छोड़िए, वो लड़का भी नहीं जानता था कि मुझसे शादी करना चाहती है। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। उसका कहना था कि मैं जिसको पसंद कर लेती हूँ उसी चीज को प्राप्त कर लेती हूँ। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वो कर रहता है। तो उसके आगे बात आग खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए थे। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती थी। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिल लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिताजी की पसंद से शादी भी कर ली। अर्थात उसने पूर्णतः पढ़ाई करके पिताजी की इच्छा के अनुसार ही शादी की। पर उसके आगे लीड भी नहीं चल पाई, लेकिन उसके आगे वो अपना घर गृहस्थी ठीक से नहीं चला पाई। घर बार में मन ज्यादा नहीं रुचा और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही देखने का वो लगा। अर्थात घर में उसका मन ज्यादा नहीं लगा, तो अपनी बहनों के समान उसने भी 30 वर्ष के बाद लेखन कार्य करना प्रारंभ कर दिया। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। अर्थात जिस पुरुष के साथ शादी उसी के साथ जीवन निर्वाह करना चाहिए, अन्य पुरुष को बदलने से कोई लाभ नहीं होता। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे में रही जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़ों में बैठते। यानी वहां इतनी पर्दा प्रथा थी कि पति पत्नी भी यदि जाए तो उन्हें अलग अलग सीटों पर बैठना पड़ता था। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने का शौक मुझे रहा था। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने की मौका दी। अर्थात जो इतनी पर्दा प्रथा वाली औरतें थीं, साल भर में मैंने उन्हें इतना सिखा दिया कि वो भी दूसरे व्यक्तियों के साथ अभिनय का कार्य करने लगे। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। अर्थात वहाँ दुर्भिक्ष पड़ने पर हमने नाटक नुक्कड़ के द्वारा जो पैसा इकट्ठे होगा वो अकाल पीड़ितों को दिया। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गए। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। अर्थात वो ऐसे छोटे कस्बे में थी कि जहाँ कोई स्कूल विद्यालय नहीं थे जो अपने बच्चों को पढ़ा सके।
लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोले। उन्होंने कैथोलिक मिशन या पादरी से दरख्वास्त या प्रार्थना की कि वहाँ सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद, सीमेंट का कारखाना उनसे कुछ आर्थिक मदद देकर हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें, कि छोटा सा कोई स्कूल खोल दे जिससे बच्चे शिक्षित हो सके। पहले उन्होंने कहा क्योंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ। बोले वहाँ ईसाई जनसंख्या कम है और जो हमें अर्थ प्राप्त होता है वो ईसाइयों की जनसंख्या पर प्राप्त होता है, इस कारण हम वहाँ स्कूल खोल नहीं सकते। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा, अर्थात मैंने दूसरे बच्चों को पढ़ाना सिखाई किया। बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता है। तब उस पादरी ने कहा कि आपने बच्चों को इकट्ठा किया, आप हमसे ये शर्त रखें कम से कम ये आगे 10-12 वर्षों या 100 वर्षों तक चलता रहे, तो मैं उसके लिए आपका प्रयास कर सकता हूँ। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता। बोले देखो मैं प्रयास कर रही हूँ, लेकिन यकीन किसी की वजह से नहीं दिला सकता कि 100 वर्ष चलेगा या 10 वर्ष चलेगा। वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए और बोले खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बोले बच्चों को आप पढ़ाना चाहती है, मेरी समस्या नहीं है, मैं तो आपके लिए कह रहा था। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच की आगे से झुकाने में हमारी बचपन की आदत थी। तो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँ और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसकी लोगों की मदद से यह व्रत हुआ, अर्थात मैंने कुछ लोगों की सहायता से, जो मेहनती थे, मैंने एक स्कूल खोल दिया और वहाँ से मान्यता भी प्राप्त कर ली कर्नाटक सरकार से। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्याल स्कूलों में दाखिला पा गए, अर्थात वहाँ से निकलकर वो बड़े बड़े स्कूलों में उन्होंने दाखिला प्राप्त कर लिया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन, जो शुरू से अब तक लीक से खिसक कर अपनी राह खुद तलाशता रहा। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले न पहुंच सकी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह थी कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती थी, पुलों के नीचे पानी भर जाता था और तमाम यातायात ठप हो जाता था। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों में फाइल पानी पर तैरा थी, अर्थात पानी इतना बरसा था कि पहले निचले हिस्सों में पानी भर गया था और वहाँ जो दफ्तर था उसमें फाइलें तैर रही थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह भी ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली ही पैदल स्कूल को चलती। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी भरा था और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था, तो चौकीदार रेणु को देखते दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कि कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन जगह जगह पानी से लबालब करते हुए सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते जाना। सच अकेलेपन का कुछ अर्थ है। इस अनुच्छेद में लेखक अपने स्वभाव से ज़्यादा जिद्दी स्वभाव
वाली अपनी बहन रेणु को बताया है। 1950 में जब दिल्ली में बारिश हुई तो नाले उफल कर सड़कों पर आ गए, लेकिन फिर भी सभी के मना करने पर वह स्कूल गई, अर्थात अपनी जिद को परखे किया। कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे संग की औरतें जो मृदुला गर्ग ने लिखी है, यहाँ तक समाप्त किया। उन्होंने नारी जीवन के बारे में अनेक प्रकार के चरित्र आपको दिखाए। इसी पाठ यह पाठ समाप्त होता है। जय हिंद।